जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसी किताब को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस किताब के अंदर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के ऊपर टोटल 5 चैप्टर कवर करनी है। तो वो 5 चैप्टर क्या क्या है? जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तीसरा चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चौथा चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और पांचवा चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। यहाँ पे जो 6 नंबर चैप्टर दिख रहा है ये अभी फ़िलहाल के टाइम में सिलेबस में नहीं है, तो ये चैप्टर हमें नहीं पढ़नी। हमें बस जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो 5 चैप्टर है उसी 5 चैप्टर को हमें पढ़नी है। और वही 5 चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसी 5 चैप्टर से वहाँ पे सिलेबस में है और क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद टोटल और 4 वीडियो आएंगे, टोटल 5 वीडियो का एक सीरीज़ बनेगा। उस सीरीज़ के अंदर हम इस किताब के अंदर जो 5 चैप्टर है उसको पूरा टोटल सिलेबस के अनुसार पूरा कवर करेंगे। हैंड रिटन जो नोट्स है उसी हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरे किताब को हम डिटेल में हर एक सिलेबस में जो भी है उसको डिटेल में हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है वो हमने देख ही लिया, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र किसको बोलते हैं, और व्हाई डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 2 चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। गणतंत्र किसको बोलते हैं और गणतंत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो जिस टॉपिक के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं वो तो देख ही लिए, लेकिन उसको डिटेल में जानने के लिए जो टॉपिक्स और है ओवरव्यू में हम सारे टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरा देख लेंगे। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम जो देखेंगे, जो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। उसके बाद सिर्फ देखिए डेमोक्रेसी का एक बेसिक सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है, लेकिन सिर्फ उसी डेफिनेशन का अगर हम जानेंगे, बस उसी को पकड़ के रहेंगे तो डेमोक्रेसी के बारे में जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों की क्लियर नहीं होगा। तो इसी के वजह से हम डेमोक्रेसी का जो बाकी जो फीचर्स है उसका सिंपल डेफिनेशन छोड़ के भी जो फीचर्स है उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद व्हाई एवरी कंट्री वांटेड टू शो देमसेल्फ एज डेमोक्रेसी, यानी हर एक देश ग्लोबल लेवल पे खुद को एज ए डेमोक्रेसी क्यों शो करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर जो डेमोक्रेसी जो पॉपुलर डेमोक्रेसी होता है, तो डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हर देश क्यों डेमोक्रेसी को अपनाना चाहता है, क्यों हर एक देश खुद को एज ए डेमोक्रेसी शो करना चाहता है। तो इसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम डेमोक्रेसी के फेवर में बहुत सारे आर्गूमेंट देखेंगे और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट देखेंगे और डेमोक्रेसी के फेवर में भी बहुत सारे आर्गूमेंट देखेंगे। हम इसी आर्गूमेंट के थ्रू हम डिसाइड करेंगे डेमोक्रेसी कितना अच्छा है, डेमोक्रेसी हर एक देश क्यों अपनाना चाहता है, और इसका जो कमियां है, इसका जो खामियां है डेमोक्रेसी का, वो भी हम उसके खिलाफ जो आर्गूमेंट देंगे उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर शुरू होने से पहले सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में बिठा लेंगे। वो क्या है? जो बेसिक चीज़ क्या है, जो बेसिक चीज़ हमें जाननी है इस चैप्टर के एकदम शुरुआत में, वो सिंपल थिंग क्या है, वो है हर एक दुनिया के अंदर जो भी देश है, जितना भी देश है, उस देश के अंदर 2 टाइप का बेसिक लेवल पे 2 टाइप का गवर्नमेंट हो सकता है। या तो वो गवर्नमेंट उस देश का गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और नहीं तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये दो गवर्नमेंट जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है, लेकिन बेसिक लेवल पे एक देश का गवर्नमेंट या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। ये एकदम बेसिक चीज़ है जो हमें पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही हमें दिमाग में बिठवा लेना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद से जो गवर्नमेंट चल रहा है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ये है हमारा ओवरव्यू जो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओवरव्यू के अंदर क्या क्या हमें पढ़नी है, चैप्टर का नाम भी हम डिस्कस कर लिए थे।
अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ किताब हम ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो किताब के लाइन ही लिया हुआ है। मतलब किताब के अंदर जो जो समझाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट लाइन हमें पहले कोट करनी है उसको हम निकाल के एक हैंड रिटन नोट बना लिया। तो हर एक लाइन किताब में हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने बोला, या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर की शुरुआत में कहानी कहाँ से शुरू होता है? इस चैप्टर के अनुसार ये कहानी हमारे मेघालय जो स्टेट है भारत के अंदर, यहाँ पे असम के ठीक नीचे, तो उस स्टेट के अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 9th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है। तो ये किताब के अंदर ऐसे कहानी शुरू हुआ है, मतलब चैप्टर को शुरू किया गया है। तो उस क्लास में उस क्लास का जो टीचर है उनका नाम है लिंगडो मैडम। उनका क्लास चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, क्लास 9 की NCERT का क्लास चल रहा है, ठीक है। उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स लोगों का नाम क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है मेरी, एक है रिबियांग, एक है इलोंडा। तो ये सारे जो जितना भी स्टूडेंट है और मैडम का जो क्लास चल रहा है, उस क्लास के अंदर वाई डेमोक्रेसी और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी को लेके सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी को लेके, डेमोक्रेसी को डिफाइन हम लोग कैसे करें, इसको लेके एक डिस्कशन चल रहा था। मतलब मैडम सब स्टूडेंट को बोले कि आप लोग डिस्कशन कीजिए और आप लोग एक एक करके बोलिए कि एक डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो एक एक करके स्टूडेंट, मेरी ने कुछ डेफिनेशन बोला, फिर रिबियांग ने बोला, हर एक इलोंडा ने कुछ बोला। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने राय दिया, अपने अपने जो नॉलेज है डेमोक्रेसी के बारे में उसको एक्सप्रेस किया। तो ऐसे करते हुए तो हमें यहाँ से ये जो डिस्कशन टोटल हुआ उस क्लास के अंदर, उस डिस्कशन से 2 पॉइंट हमें सबसे जो हमें पिक करनी है, जो 2 इम्पॉर्टेंट बात निकल के आया उस डिस्कशन से, वो क्या है? वो चीज़ है, एक हो गया रिबियांग की एक कोटेशन। रिबियांग ने कोट बोला, वो कोट कहाँ से लिया था? वो अब्राहम लिंकन, जो USA का, जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट थे, मतलब एक टाइम में वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उनकी एक बात उन्होंने कोट किया। किसने कोट किया? रिबियांग ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन था जो रिबियांग ने इस डिस्कशन के अंदर कोट किया था। वो क्या है? डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो लाइन है ये रिबियांग का खुद का लाइन नहीं है, ये लाइन उन्होंने अब्राहम लिंकन का लाइन है, उसको कोट किया था। तो इस लाइन का ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को हमें समझनी है, क्योंकि इस लाइन के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ही डिटेल में एक ही लाइन में डेमोक्रेसी को समझाया गया है। तो इस लाइन के अंदर डेमोक्रेसी, इस लाइन का जो मीनिंग है उसके वो मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट, एक टाइप का गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों से बना है। वो गवर्नमेंट लोगों से बना है, आम लोगों से बना है, और आम लोगों के द्वारा बना है, और आम लोगों के लिए बना है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की गवर्नमेंट है, आम लोगों की गवर्नमेंट है। बाय द पीपल, यानी वो जो गवर्नमेंट बना है वो आम लोगों से ही बना है। और फॉर द पीपल, यानी उस आम लोगों की भलाई के लिए आम लोगों ने खुद अपना गवर्नमेंट बनाई है। इसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मीनिंग भी बहुत ही डेप्थ में है और इसको मीनिंग को हम लोगों को समझना भी चाहिए। तो ये लाइन जो है ये अब्राहम लिंकन ने बोला था, जो इस डिस्कशन के अंदर रिबियांग ने कोट किया। तो एक पॉइंट यहाँ से हम लोगों को मिल गया इस डिस्कशन के अंदर। फिर इलोंडा ने एक पॉइंट बोला, उन्होंने ये पॉइंट बोला कि डेमोक्रेसी जो ये जो वर्ड है, ये अगर हम किताब में भी देखें 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो क्या है? डेमोस और क्रेटिया मिलके डेमोक्रेटिया। ये इलोंडा ने ये पॉइंट बोला। तो इलोंडा ने क्या बोला 2 ग्रीक वर्ड मिलके ये डेमोक्रेसी वर्ड बना है। उनमें से पहला वाला वर्ड क्या है? डेमोस, और दूसरा वाला वर्ड है क्रेटिया। तो ये डेमोस का मतलब क्या है? पीपल, लोग, आम लोग, पब्लिक। क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी आम लोगों की रूल, पब्लिक की शासन, पीपल्स रूल यानी आम लोगों की शासन। तो जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी रहता है उसमें आम लोगों की शासन होता है, क्योंकि आम लोगों वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, वही उस देश को रूल करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल जो सरकार चुनने का जो क्षमता है, जो पावर है, वो आम लोगों के पास होता है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से आम लोगों का ही शासन होता है। तो डेमोक्रेसी के बारे में 2 पॉइंट यहाँ से हम लोग इस डिस्कशन से कोट करके बाहर निकाल लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे क्लास चलता गया। फिर जब डिस्कशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैडम ने बोला कि हम अब
एक सिंपल जो आप लोगों ने जो पॉइंट बोला, जो स्टूडेंट को बोला, मैडम ने, लिंगडो मैडम ने सब स्टूडेंट को बोला, आप लोगों ने जो डिस्कशन किया बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ और इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निकाल लिए। और अब हम एक सिंपल सा डेफिनेशन बनाएंगे डेमोक्रेसी का, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बनाएंगे और देखेंगे उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब जो सिंपल सा जो डेफिनेशन बना, जो डेमोक्रेसी का एकदम सिंपल जो डेफिनेशन होता है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमने अब्राहम लिंकन की कोट ले लिया और डेमोस और क्रेटिया दो वर्ड की मीनिंग भी समझ लिए और कैसे ये डेमोक्रेसी के साथ जुड़ जाता है ये भी समझ लिए। अब हम देखेंगे कि एकदम डेमोक्रेसी का जो सिंपल सा मीनिंग होता है, एकदम सिंपल बेसिक जो मतलब होता है वो क्या है। देखिए एकदम जो सिंपल जो मीनिंग है वो है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब दो जो कोट यहाँ पे बोला गया है वही कोट सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, यानी डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो थोड़ी देर पहले हमने बोला कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ पे जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, वही वोट डाल के अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। तो यानी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या तो कौन सा पॉलिटिकल लीडर्स उस देश को शासन करेंगे, वो शासन करने का जो पावर है वो कैसे उनको मिलेगा, जब पब्लिक उनको वोट देके इलेक्ट करेंगे। तब एक तरीके से जो रूलर होगा वो कौन चुनेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस देश की पब्लिक चुनेंगे। ये है डेमोक्रेसी का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें, इस डेफिनेशन को फॉलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अब इस डेफिनेशन को फॉलो करके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर हम एकदम में दो चार एग्जाम्पल ले एक हम म्यांमार देश का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद चिली का लेते हैं और सऊदी अरेबिया का लेते हैं। देखिए मैप के अंदर म्यांमार कहाँ पे है, भारत के एकदम नॉर्थ ईस्ट के पास ये है म्यांमार, ये है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे जो लंबा वाला देश दिख रहा है ये है चिली, ठीक है। चिली कहाँ पे है, लैटिन अमेरिका में है। अब देखिए म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में जो रूलर्स है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ लीडर्स नहीं है, लोगों ने इलेक्ट करके म्यांमार के अंदर सरकार गठन नहीं किया। म्यांमार का जो रूलर्स है वो है म्यांमार आर्मी। म्यांमार के अंदर जो आर्मी है वही देश को शासन कर रहा है। तो इसमें वो आर्मी तो पॉलिटिकल कोई लीडरशिप है नहीं कि लोगों की वोट से इलेक्ट होके वो आया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उस देश का जो आर्मी है म्यांमार को शासन कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिला कि यहाँ पे म्यांमार के अंदर कोई भी जो रूलर है वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है। तो म्यांमार के अंदर क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये बस हम बेसिक जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का उसी को फॉलो करते हुए हम इतना समझ गए कि म्यांमार जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फिर हम देखते हैं पिनोशेट, चिली में क्या है, चिली में पिनोशेट करके एक डिक्टेटर आया था, वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं था। वो एज ए डिक्टेटर देश को बहुत सालों तक शासन किया, चिली देश को, और अपना जो मनमानी था वो देश के अंदर किया। तो अब यहाँ पे जब वो पिनोशेट जो चिली का लीडर और रूलर बन के बैठा था वो चिली के लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं था। तो इसमें भी हमें क्या समझ में आया, ये जहाँ पे भी डिक्टेटर का शासन होता है, जहाँ पे आर्मी रूल होता है, इन दोनों जगह पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होता है। म्यांमार में आर्मी का रूल था जो कि नॉन डेमोक्रेटिक था, और यहाँ पे एक डिक्टेटर का रूल था चिली में, तो वो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब आते हैं हम सऊदी अरेबिया के बाद में। सऊदी अरेबिया में क्या है, जब से ये देश बना तब से एक ही रॉयल फैमिली इस देश को शासन कर रहा है। एक तरीके का मोनार्की चल रहा है। तो जहाँ पे जो शासन है, जो शासक है, वो लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है। ये सऊदी अरेबिया में एक ही रॉयल फैमिली है जहाँ से बाई हेरिडेटरी का रूलर बनेगा। तो ऐसे चलता है सऊदी अरब में। इसीलिए सऊदी अरब में क्या है, रॉयल फैमिली यानी मोनार्की का शासन है। तो एक तरीके का ये भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हमें क्या समझ में आया, जहाँ पे आर्मी रूल है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे रॉयल फैमिली का रूल है, इन तीनों जगह पे इलेक्शन नहीं होता है, आम लोग वोट नहीं देता है। जो रूलर है वो ऐसे आम लोगों से नहीं चुन के आता है। तो इसीलिए हर एक जगह पे जहाँ पे आर्मी रूल, डिक्टेटरशिप और रॉयल फैमिली का रूल चलता है, वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हम यही बस इस बेसिक जो
डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हुए हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो हमने किया, ठीक है। अब हम ये जो डेमोक्रेसी है इसकी कॉन्सेप्ट को और भी इन्हेंस करेंगे और इसका जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हमें फीचर्स को समझनी है? क्योंकि सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो हम डेमोक्रेसी के बारे में एग्जैक्ट पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इतना तो मालूम पड़ गया कि डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन में क्या है कि किसी देश का अगर उस देश को अगर हम तभी डेमोक्रेसी बोलेंगे जब उस देश के अंदर जो रूलर्स है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है होगा, तब वोट के द्वारा चुना गया हो तो तब उस देश को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे वोट तो हो गया, इलेक्शन तो हो गया लोगों के द्वारा, लेकिन बहुत सारे देश ऐसा होता है जहाँ पे दिखाने के लिए वोट तो होता है लेकिन उस वोट के अंदर धांधली होता है, वो वोट सही तरीके से नहीं होता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को अगर समझना है तो उसके साथ इस डेफिनेशन के साथ बहुत सारे फीचर को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस डेफिनेशन अगर इसको मानेंगे तो इसको अगर सिर्फ इसी को हम फाइनल डेफिनेशन मान लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता है इस डेफिनेशन से। तो वो क्वेश्चंस क्या है? हु आर द रूलर्स, मतलब इलेक्शन में कौन खड़े होंगे, किसको हम ऐसे रूलर चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्शन तो होना है, मुझे मालूम है, ठीक है, इलेक्शन से हम चुनेंगे, लेकिन किसको चुनेंगे? हर किसी को तो वोट में नहीं खड़ा हो सकता, उसका कोई कानून तो होगा। कौन रूलर मतलब कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, उसका प्रोसीड्योर क्या है। फिर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कैसे होगा। हु आर द पीपल्स विल वोट, कौन सा हर एक लोग, क्या 1 साल का बच्चा भी वोट करेगा, या तो 5 साल का बच्चा भी वोट करेगा, क्या 18 साल पार होने के बाद वोट करेंगे, या तो 30 साल पार होने के बाद वोट करेंगे। तो ये जो चीज़ है मतलब वोट कौन देगा, तो हु आर द वोटर्स, तो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करनी है, उसका भी उस क्वेश्चन का भी आंसर हमें चाहिए। तो यहाँ पे वोट तो होना है लेकिन कौन वोट देंगे, इलेक्शन का प्रोसीड्योर क्या होगा, फिर कौन इलेक्शन में खड़े होंगे, कौन रूलर बनेंगे, रूलर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है रूलर के लिए, ये सारी चीज़ ये क्वेश्चन रह जाता है। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन इस सिंपल सी डेफिनेशन से हमें नहीं मिलता। इस 4 क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हम इस डेफिनेशन से नहीं मिलता हमें। तो इसके जानने के लिए हमें कुछ फीचर के बारे में जानना होगा डेमोक्रेसी का, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तो ठीक है, तो उस फीचर के जानने के बाद ये जो 4 क्वेश्चन मिलके जो हमारे मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है उस कन्फ्यूजन को हम पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो हम अब एक एक करके फीचर में आते हैं। कौन सी फीचर मेन फीचर हमें डेमोक्रेसी के बारे में जाननी है। सबसे पहला वाला जो फीचर है वो क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द फाइनल मेजर डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी एक देश का जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो उस देश को शासन कर रहा है, वो गवर्नमेंट के अंदर जो लोगों की वोटों से चुन के आया है, वही लोग जो देश के लिए जो फाइनल डिसीजन होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल या तो इकोनॉमिकल या तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, या तो मिलिट्री एक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन होगा, सारे मेन डिसीजंस वही चुने गए लोगों के द्वारा, इलेक्टेड लोगों के द्वारा ले जाना चाहिए। ठीक है, द फाइनल मेजर डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो चुने गए लीडर्स हैं वही देश के लिए जो फाइनल डिसीजंस होगा, जो फाइनल मेजर डिसीजंस होंगे वो लेंगे, कोई और नहीं लेने वाला। अब ये जो फीचर है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम किसका लेंगे? हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसका लेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी जनरल था जिनके वजह से कारगिल वॉर हुआ था, उसका नाम था आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1999 में क्या किया? पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कूप कर दिया। मिलिट्री कूप मतलब जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उसको हटा के उस देश को टेक ओवर कर लिया और सारे पॉलिटिकल जो काम है वो मिलिट्री करने लगा। तो इसको बोलते हैं मिलिट्री कूप। तो कूप करने के बाद उन्होंने क्या किया? खुद को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री करके डिक्लेयर कर दिया कि वही इस देश का यानी पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है और वही सारे डिसीजन लेंगे। और बाद में ये जो पोस्ट था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, इस पोस्ट को डेजिग्नेशन को चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? 2002 में एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम मतलब
ये रेफरेंडम का मतलब है, अगर मान लीजिए देश के अंदर कोई डिसीजन लेनी है तो उस डिसीजन को पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली वोट किया जाता है। मान लीजिए हमें पीओके ऑक्यूपाई करनी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको देश के अंदर लेनी है, ठीक है, अटैक करके। तो हम इस देश को मान लेते हैं, बस हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल से थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लड़ाई करके, जंग करके, पाकिस्तान के साथ जंग करके उसको वापस लेनी है। तो हम इस लेने से पहले हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि देश के लोग क्या चाहता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ जुड़ जाए, कि हम जंग करके ले ले। इसके लिए वो एक रेफरेंडम देश करवा सकता है। कैसे? वो एक वोट करवा सकता है लोगों की, मतलब पब्लिक के ओपिनियन पाने के लिए कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले या जंग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाने के लिए जंग करें या ना करें। इसको लेकर लोगों के सामने ये बात रखा जाएगा और लोग एक एक करके अपना वोट डालेंगे। या तो हम कोई वोट देगा कि हाँ हम लेना चाहते हैं जंग करके, कोई बोलेगा नहीं हम फिलहाल के टाइम में नहीं लेना चाहते। तो दो ऑप्शन होगा, येस और नो। तो पब्लिक रेफरेंडम यही होता है कि जो चीज़ गवर्नमेंट करवाना चाहता है वो पब्लिक के थ्रू एक वोटिंग करवा लेता है, तो उसको रेफरेंडम बोला जाता है। देखिए, रेफरेंडम और इलेक्शन दोनों अलग बात है। इलेक्शन में हम सरकार चुनते हैं वोट देके, रेफरेंडम मतलब एक टॉपिक को चुनते हैं, वो टॉपिक सही है कि नहीं इसके लिए वोट देते हैं, उसको बोला जाता है रेफरेंडम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम किया, ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था। देखिए, इलेक्शन में एक बार और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इलेक्शन जो है वहाँ पे लोग वोट करते हैं सरकार चुनने के लिए। तो रेफरेंडम में लोग वोट करते हैं एक टॉपिक के ऊपर जहाँ पे लोगों का राय क्या है, हम पीओके पाने के लिए लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या नहीं। यहाँ पे सरकार चुनने की बात नहीं आता, यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको हम चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे। लेकिन वोट में क्या होता है, इलेक्शन में क्या है, हम सरकार चुनते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, उन्होंने क्या करवाया, एक रेफरेंडम करवाया। तो रेफरेंडम करवाने के बाद खुद को एज ए ग्रांट कर दिया, क्या 5 साल एक्सटेंशन दे दिया खुद को कि वो 5 साल पाकिस्तान की और 5 साल प्रेसिडेंट बन के रहेंगे। और अगस्त 2002 में क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना दिया, यानी उसके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। और ये जो रेफरेंडम उन्होंने करवाया, इसमें भी जो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया और एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे, उन सारे लोगों ने बोला ये रेफरेंडम फर्जी था, इसमें बहुत सारे मेल प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने क्या क्या किया उसके बाद, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि जो भी नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल में जो भी गवर्नमेंट बनेगा इलेक्शन होने के बाद, ठीक है, उस गवर्नमेंट का जो डिसीजन टेकिंग पावर होगा उसके ऊपर एक सुपीरियर पावर होगा। वो सुपीरियर पावर किसका होगा, वो सुपीरियर पावर होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन रहेंगे, ये आर्मी पर्सनल रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक तो अगस्त पहले रेफरेंडम करवाया धांधली से, उसके बाद 5 साल के लिए खुद को और 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि वो एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। और 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, उसके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अमेंड करके क्या बनाया, उन्होंने बोला कि इसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल गवर्नमेंट चुनने के लिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट तो होगा, जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट चुना जाता है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट चुना जाता है, जैसे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट चुना जाता है। तो उसके लिए वोट तो होगा, पब्लिक वोट भी देंगे, सरकार भी चुन के आएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो सरकार वहाँ से चुन के आएंगे उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी रहेगा। उसके ऊपर हायर अथॉरिटी किसका रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स रहेंगे। यानी एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे चुन के आएंगे उसके ऊपर शासन कौन करेगा, मिलिट्री करेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री, उसके ऊपर मिलिट्री ऑफिसर्स जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है वो करेंगे। और उसके ऊपर कौन रहेंगे, ये प्रेसिडेंट मतलब परवेज मुशर्रफ। यानी मेन जो पावर, जितना भी वहाँ पे इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट पब्लिक अपने वोट से चुन के लेके आए, लेकिन फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास चला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास, यानी उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है यानी परवेज मुशर्रफ के पास, यानी आर्मी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से देखें तो पाकिस्तान के अंदर वोट तो हो रहा है, जो नेशनल और जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज है, ये पब्लिक के द्वारा चुन के तो आता है, लेकिन इनके पास
फाइनल मेजर डिसीजन लेने की पावर नहीं है। वो मेजर जो फाइनल जो डिसीजन टेकिंग पावर जो है वो किसके पास है? वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास, यानी आर्मी के पास। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमेशा तो इसीलिए जो देश जैसे कि पाकिस्तान वो दिखाता है दुनिया के सामने कि उसके अंदर, उसके देश के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से वोट होता है, लेकिन ये वोट पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल मेजर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लोगों के, जो चुने हुए गवर्नमेंट है उनके पास नहीं रहता है, ये रहता है आर्मी के पास। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जितना भी वोट हो जाए उसको हम एज ए डेमोक्रेसी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें पहला फीचर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम दूसरे फीचर की तरफ चलेंगे। दूसरा फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। दूसरा फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे कि जो इसका मतलब क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन व्हेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। समझना है इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फिलहाल के टाइम में करंट पावर में है, अगर इलेक्शन के दौरान उनको हारने का कोई चांसेस नहीं है तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। यानी जो करंट गवर्नमेंट है उसका भी हारने का चांसेस हो, पावर से हटने का चांसेस हो, फेयर चांसेस हो, तब उसको हम डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन बोल पाएंगे। इस फीचर को भी हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे भी हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? हमारे एक और पड़ोसी देश चाइना का। चाइना में क्या होता है? चाइना में प्रत्येक 5 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है वहाँ पे, एकदम टाइम के थ्रू, एकदम टाइम के माफिक चलता है वहाँ पे इलेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? क्वांगो रेनिन डियाबाओ दाहुई। क्वांगो रेनिन डायबियाओ दाहुई, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको यही नाम से एड्रेस किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके पास ही पावर है देश का प्रेसिडेंट कौन है उसको बनाने का। ठीक है, तो अब क्या है? तो ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसमें क्या होता है? नियरली 3,000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। यहाँ पे ऑल ओवर द चाइना से 3,000 लोग चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं चाइना की पब्लिक के द्वारा, और वो लोग मिलके ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस बनाता है। और वही नेशनल पीपल्स कांग्रेस उस देश का, चाइना का प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3,000 मेंबर चुन के आता है, इनमें से कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा चुन के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दिक्कत भी है। और दिक्कत क्या है? बाकी जो आर्मी के द्वारा चुने गए जो मेंबर हो गया उसको छोड़ के बाकी जो मेंबर चुन के आता है वो सारे मेंबर क्या है? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले वो क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे अप्रूवल लेनी होती है। यानी हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो हर एक कैंडिडेट चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अप्रूवल लेके ही वहाँ पे खड़ा होता है। और उसके साथ जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके साथ जो और भी छोटे मोटे टोटल 7-8 उनके सपोर्टेड जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके अलाइड पार्टी जो है वो पार्टी से ये अप्रूवल लेने के बाद ही वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यानी चाइना के अंदर क्या होता है? चाइना के अंदर जो भी कैंडिडेट खड़ा हो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, वो एक ही पार्टी से होना चाहिए। वो पार्टी क्या है? वो एक ही पार्टी क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यानी चाइना के अंदर कभी भी इलेक्शन जब भी हो रहा है वहाँ पे मिनिस्टर की तो चेंज हो रहा है। मतलब मान लीजिए आज चाइना के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इलेक्शन में अगर अगली बार हार गया तो कोई दूसरा फॉरेन मिनिस्टर बनेगा। जो चाइना के अंदर आज के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर अगले इलेक्शन में हार गया तो कोई और बनेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, चाइना के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी फॉरेन मिनिस्टर, जो भी उनका होम मिनिस्टर जो भी बनेगा वो एक ही पार्टी से बनेगा। चाइना के अंदर कोई दूसरा पार्टी नहीं है। मिनिस्टर तो चेंज इलेक्शन के थ्रू चेंज होता रहता है लेकिन पार्टी नहीं चेंज होता है। चाइना के अंदर एक ही पार्टी पूरे चाइना को सालों दर साल लीड करता रहता है, रूल करता रहता है। वो पार्टी क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी
अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकता है, कोई दूसरे लोग अपने पार्टी नहीं बना सकता है। ठीक है, चाइना के अंदर दिक्कत यह है कि वोट तो टाइम पे होता है और सही तरीके से वोट भी होता है, लेकिन चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, वो सारे कैंडिडेट एक ही पार्टी का होता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए लड़ाई करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए फॉरेन मिनिस्टर का एक पोस्ट है, उसके लिए 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन ये 10 कैंडिडेट कहाँ का होगा? ये 10 और 10 कैंडिडेट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। यानी इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जीते, उसका पार्टी कौन सा है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यानी एक ही पार्टी देश को रूल करेगा। लोग अलग अलग होंगे, मिनिस्टर अलग अलग होंगे, लेकिन पार्टी एक ही रहेगा। यही है दिक्कत। यानी यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये कभी भी इलेक्शन में हार ही नहीं सकता। कैंडिडेट तो हार जीत हो सकता है, लेकिन ये पार्टी कभी नहीं हार सकता। ये जब तक चाइना रहेगा, ये पार्टी चाइना को रूल करता रहेगा। ठीक है, तो ये यही दिक्कत है। तो जब इस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है ये कभी नहीं हारेंगे, ऐसा सिचुएशन हो, कभी इलेक्शन में नहीं हारने वाली, ऐसी सिचुएशन जब हो, तब जितना भी उस देश के अंदर इलेक्शन हो जाए, हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे और डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसीलिए हम चाइना के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग, इसको नहीं मान सकते और चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री नहीं बोल सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 2 फीचर हमने कवर कर लिए। पहला फीचर क्या है? जो मेजर डिसीजंस है वो जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वही लेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है हर इलेक्शन के दौरान जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हारने का फेयर चांसेस हो कि कोई दूसरा पार्टी भी रहे वो भी जीत सकता है, ऐसे पोजीशन हो। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है जो हमेशा जीतता रहता है। ठीक है, दो फीचर हमें समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो फीचर है, दूसरा फीचर, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ये मैक्सिको का एग्जाम्पल देखेंगे। मैक्सिको में क्या हुआ था? मैक्सिको को 1930 में इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद हर 6 साल के बाद मैक्सिको के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट चुनने के लिए इलेक्शन होता है। और मैक्सिको में कभी भी मैक्सिको नेवर भी अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर यहाँ पे कभी भी मिलिट्री भी नहीं था और डिक्टेटर रूल भी कभी भी मैक्सिको के ऊपर हावी नहीं हुआ था। ठीक है, अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन ओन बाय द पार्टी, एक ही पार्टी के 2000 तक एक ही पार्टी मैक्सिको के अंदर जितना भी इलेक्शन हुआ, सारे इलेक्शन एक ही पार्टी जीता। उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसके ये जो पार्टी है, ये पार्टी किस लिए ये रिमार्केबल था? ये जो पार्टी है PRI, ये पार्टी बहुत सारे इलेक्शन के टाइम बहुत सारे अनफेयर मीन्स जो डार्टी टिक्स है उसको इलेक्शन में यूज़ करता था। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन बट नेवर ओन। देखिए यहाँ पे चाइना में क्या था? चाइना में ये था कि ऑपोजिशन कोई पार्टी नहीं था, एक ही पार्टी जीत रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी तो था मैक्सिको के अंदर, लेकिन वो पार्टी कभी जीत नहीं पाया। कॉन्टेस्ट तो किया, कभी जीत नहीं पाया। क्योंकि ये जो पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है, ये हमेशा क्या करता था? एक तरीके के बहुत सारे डार्टी टिक्स यूज़ करता था इलेक्शन जीतने के लिए। वो क्या है? इलेक्शन जब कॉन्डक्ट होता था उसमें क्या होता था? इन्वॉल्व गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन पार्टी मीटिंग्स। पार्टी मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला लेता था और उनको कैसे इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है उसको समझाता था। फिर क्या है? जो गवर्नमेंट टीचर्स है उसको यूज़ करता था। जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे, उस स्टूडेंट की घर वाले जो गार्जियंस है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने ये जो गवर्नमेंट स्कूल का जो भी टीचर्स है उनको मैनिपुलेट करता था, उसको यूज़ करता था। फिर क्या? फिर मीडिया नेवर क्रिटिसाइज PRI। मीडिया को ये परमिशन नहीं दिया गया था कि वो कभी भी ये PRI जो पार्टी है इसको क्रिटिसाइज करे। तो मीडिया के ऊपर भी एक प्रेशर था और मीडिया इसका क्रिटिसाइज कभी नहीं करता था। फिर क्या? स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम बहुत सारे पैसा जो लोगों की टैक्स का पैसा है उसको खर्चा जाता था जो भी मैनिपुलेशन करने के लिए, कभी वोट को खरीदने के लिए या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देने के लिए, ये सारी चीज़ गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था। तो हम ये जो एग्जांपल है तो यहाँ से हम क्या समझेंगे? मैक्सिको के अंदर
कभी भी मिलिट्री रूल भी नहीं था, डिक्टेटरशिप भी नहीं था, कोई रॉयल फैमिली इसको चला भी नहीं रहा था। तो सारे एक तरीके से अब ऊपर से हर 6 साल के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो रहा था। एक तरीके से हम देखें तो मैक्सिको के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से वोट हो रहा था, लेकिन इस वोट को हम यहाँ पे अपोजिशन भी खड़ा हो रहा था। पर चाइना में तो अपोजिशन खड़ा नहीं, कोई अपोजिशन था नहीं, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिक्कत यही था कि जो भी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे खड़ा हो कभी जीत नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो PRI पार्टी है ये वोट को ऐसे मैनिपुलेट करता था कि कभी वो हार ही नहीं ना पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जितना भी अच्छे तरीके से वोट हो जाए फिर भी इसको हम डेमोक्रेटिक तरीके से वोट होना नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे भी जो रूलिंग पार्टी है उसको हारने का चांसेस 2000 साल तक था ही नहीं, मतलब साल 2000 तक उसको कभी हारा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है कि यहाँ पे जो फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग है रूलिंग पार्टी का वो कभी था ही नहीं मैक्सिको के अंदर। तो इसमें भी हम इसको क्या बोलेंगे कि मैक्सिको के अंदर भी एक टाइम में डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम तीसरे फीचर के तरफ जाएंगे। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर ये है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब जो भी एडल्ट सिटीजन वोट करेंगे उस हर एक एडल्ट सिटीजन का वोट का जो काउंट है वो 1 माना जाए और उस वोट का जो वैल्यू है उसको भी सेम इक्वल माना जाए। ठीक है, यानी जो 18 साल का जो इंसान वोट दे रहा है और जो 30 साल का इंसान वोट दे रहा है, उन सारे वोटों का जो वैल्यू है वो सेम इक्वल होगा, 1 होगा। और लड़का हो लड़की हो, बूढ़े इंसान हो यंग इंसान हो, हर किसी का वोट का जो वैल्यू है वो 1 होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यही है इसका फीचर। तो इस फीचर को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या समझेंगे? 2015 तक सऊदी अरब के अंदर क्या था, जो वहाँ पे जो औरत थे वो लोग वोट नहीं कर पाते थे, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। इसीलिए सऊदी अरब के अंदर 2015 तक कोई औरत वोट नहीं कर पाता था। तो जब औरत नहीं, कोई भी वुमेन, मतलब वहाँ के जो महिलाएं हैं वो वोट नहीं करेंगे तो यहाँ वो कभी भी डेमोक्रेटिक तरीके से वोट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बस एक ही सिर्फ जो पुरुष है, जो मेन है, उनकी राय लिया जा रहा था। औरत लोगों की, महिलाओं को कोई वोटिंग राइट नहीं था, तो इसीलिए वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था। फिर इस्टोनिया में क्या होता था? इस्टोनिया कहाँ पे है? यूरोप के अंदर, रशिया के एकदम पास में है, यूरोप की तरफ, जो छोटा सा देश। पहले वो USSR के अंदर था, फिर जब USSR टूटा वो अलग देश बना। इस्टोनिया छोटा सा देश है, उस देश के अंदर वो USSR का पार्ट था, इसलिए वहाँ पे एक रशियन माइनॉरिटी रहता है। लेकिन दिक्कत यह था कि रशियन माइनॉरिटी का जो लोग वहाँ पे रहते थे वो इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता था उनको वोटिंग राइट मिलने में बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता था, आसानी से उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। ये दिक्कत वहाँ पे था। और फिजी में क्या था? फिजी में जो इंडिजिनस फिजी के जो लोग थे उनका वोट का जो वैल्यू था, वो जो इंडियन फिजियन थे, फिजी के अंदर हम बहुत सारे इंडियंस रहते थे, क्योंकि एज ए स्लेव उसको ब्रिटिश लोग लेके गए थे। तो उसके बाद उनका जो फैमिली हो फिजी में बस गया और वहाँ पे अपना फैमिली को मेंटेन करते हुए अपना जनरेशन को आगे बनाया। ठीक है, तो फिजी के अंदर जैसे कि इंडिजिनस फिजी के लोग भी रहते हैं और बहुत सारे इंडियंस भी उस फिजी देश के अंदर रहते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे है, जो इंडियन फिजियन के जो वोट का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू है जो इंडिजिनस जो फिजी के अंदर जो लोग रहते थे उनका। तो ये भी दिक्कत की बात है। तो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा कि हर इंसान के पास इक्वल वोटिंग राइट नहीं है, इक्वल वोटिंग राइट, इक्वल वोट का वैल्यू नहीं है। तो ये इन सारे देश के अंदर हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी नहीं है। जितना भी इलेक्शन हो जाए वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर एक इंसान को वोट देने की सुविधाएं नहीं है। कहीं पे माइनॉरिटी को वोट देने का राइट नहीं है, कहीं पे औरत को नहीं है, कहीं पे दो जो कम्युनिटी है उन दो कम्युनिटी का वोटिंग का जो वैल्यू है, वोट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा कम है। तो ये इन सारे चक्कर में हम क्या बोलेंगे? इन सारे देश में जो इलेक्शन, जितना भी सही तरीके से इलेक्शन हो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, क्योंकि तीसरा वाला जो फीचर है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये अगर जब तक मैच ना करे तो वहाँ पे हम जितना भी सही तरीके से वोट हो ना हो उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोलेंगे। तीसरा फीचर भी हम लोगों की समझ में आ गया। अब हम जाते हैं चौथा फीचर की तरफ हम अब चलते हैं।
तो ये चौथा फीचर क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदिन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसके अनुसार ही रूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद से रूल बनाएंगे, सारे रूल कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ देंगे, अपने मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हो तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगा। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलानी है खुद को, तो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा हुआ है उस और सिटीजन का जो राइट है उसको मेंटेन करते हुए देश को शासन करनी है। ठीक है, तो अब ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल किस देश का लेंगे, हम जिम्बाब्वे का लेंगे। जिम्बाब्वे कहाँ का है देश है, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के एकदम साउदर्न पोर्शन में अगर आ जाए तो साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर हमें जिम्बाब्वे करके एक देश मिलेगा। ठीक है, इस देश का दिक्कत क्या था, इस देश के अंदर इंडिपेंडेंट तो मिल गया 1980 में इस देश को। ठीक है, जो वाइट लोग यानी जो ब्रिटिश लोग इस देश को शासन कर रहे थे उनसे 1980 में इस देश को आज़ादी मिल गया था। फिर क्या हुआ, फिर इस देश में एक पार्टी आया जो इस देश को रूल किया, वो है JANU-PF पार्टी। इस पार्टी का लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे बहुत दिन तक, बहुत सालों तक जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट भी रहे। तो इन्होंने क्या किया, ये जिम्बाब्वे के अंदर बहुत पॉपुलर तो था, लेकिन ये जब इलेक्शन होता था ये रॉबर्ट मुगाबे अनफेयर मीन्स को अपनाता था और इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे मेल प्रैक्टिस करता था। उसमें क्या क्या था, उसमें ये था कि हैरासमेंट अपोजिशन पार्टी वर्कर को ये इनके पार्टी के जो लोग थे वो हैरास करते थे और इलेक्शन में ना खड़ा हो पाए, जितने तरीके से तकलीफ हो सकता था वो देता था। फिर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेवरल टाइम्स। ये अपने सुविधा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉस है उसको बहुत बार चेंज किया। जिम्बाब्वे का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहुत बार चेंज किया। फिर क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, मेड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इलीगल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करता है तो उसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी लोग 2-4 लोग एक साथ मिल के या तो एक पार्टी मिल के अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट के काम के खिलाफ या तो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस प्रोटेस्ट को इलीगल माना जाएगा। फिर क्या, फिर टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया उन्होंने। टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू उन्होंने हमेशा अपने गवर्नमेंट की तारीफ करवाया और जर्नलिस्ट को, जो भी जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोलने लगे, उनके खिलाफ एक्शन मतलब आर्टिकल पब्लिश करने लगे, उनके खिलाफ वो एक्शन लेते थे और उसको तकलीफ देते थे और हैरासमेंट करते थे उनका। तो ये सारे अनफेयर मीन्स वो करते थे। लेकिन जिम्बाब्वे के अंदर वो एक पॉपुलर लीडर तो था, क्योंकि जब गोड़ों से आज़ादी मिल रहा था उन्होंने फ़ाइट किया था, उनके पार्टी फ़ाइट किया था, इसीलिए उस पार्टी को और उस लीडर यानी रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे के अंदर लोग पसंद तो करते थे। लेकिन फिर भी ये इंसान वोट इलेक्शन जीतने के लिए ये सारे अनफेयर मीन्स करता था। ठीक है, तो तब और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार चेंज करता रहा। तो जब ऐसा होता है तब आप जितना भी इलेक्शन करवा लो, इलेक्शन में जीत जाओ, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और जो लोगों की राइट है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी वर्कर है उनका जब राइट आप हैरासमेंट करोगे, उसका जो ह्यूमन राइट है उसको वायलेट करोगे, और जर्नलिस्ट का जो ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट करोगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करोगे इलेक्शन जीतने के लिए, तो आप जितना भी पॉपुलर हो, आपके जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। क्योंकि आप जो बेसिक राइट है सिटीजन्स का, क्योंकि ये जो अपोजिशन पार्टी है ये भी एक सिटीजन है, और ये जो जर्नलिस्ट है ये भी सिटीजन है, और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो भी सिटीजन्स है उस देश की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी जो लॉ है उसको भी मानना चाहिए, उसको भी हर बार आप अपनी सुविधा के लिए चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जब आप करते हो तो यानी आप चौथा वाला जो फीचर है डेमोक्रेसी का उसको हम आप मान नहीं रहे हो। तो आपका इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रोसेस जो है, आपके जो इलेक्शन प्रोसेस में जीत के आना जो है उसको हम एक तरीके का डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ये है चौथा फीचर। डेमोक्रेसी का जो बेसिक जो डेफिनेशन है उसको समझ लिए। फिर जो पहला फीचर है उसको समझा जो कि है जो मेजर डिसीजंस है वो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी जो चुन के आया है वही लेंगे। फिर दूसरा फीचर वो भी हम समझ लिए। दूसरा फीचर में हमने क्या बोला,
हमने ये बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसका भी हारने का चांसेस हो, ठीक है। और तीसरा फीचर हमने क्या बोला, तीसरा फीचर में हमने देखा कि हर एक इंसान का वोट का जो वैल्यू है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। और चौथा फीचर में हमने क्या देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम तभी बोलेंगे जब वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए और जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उसका जो बेसिक राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको मेंटेन करते हुए अपना काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समरी में लिखा हुआ है किताब के अंदर कि हम जब जितना पूरे चैप्टर में जो पढ़े उसका समरी करके यहाँ पे लिखा गया है, जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो भी लिखा गया है कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर जो 4 फीचर है उसको भी यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, मेजर डिसीजन टेकन बाय रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी हर एक इंसान का वोट एक ही वैल्यू का होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन का जो ह्यूमन राइट्स है उसको मानते हुए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अपना सरकार चलानी चाहिए। ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी एक तरीके से अगर डेमोक्रेसी किसी देश की सरकार को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे तो उसके लिए ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए और बाकी जो 4 फीचर है वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तब जाके उस देश का जो गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। सिर्फ बेसिक जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करता है, बाकी 4 फीचर नहीं एप्लीकेबल होता है तो तब उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का दूसरे वाला जो सेगमेंट है उसमें। दूसरा वाला सेगमेंट क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हमें चाहिए क्यों, डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए हम पहले डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम आर्गूमेंट करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा है कि नहीं है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, और डेमोक्रेसी के फेवर में भी हम आर्गूमेंट करेंगे। फिर हम टैली करेंगे कि डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट है उसका रीज़न क्या है। टैली करते हुए उसके फेवर में और अगेंस्ट में जो भी आर्गूमेंट है उसको टैली करते हुए हम देखेंगे हर एक देश क्यों डेमोक्रेसी बनना चाहता है और डेमोक्रेसी बनने का एडवांटेज क्या क्या है। ये सारे चीज़ हम धीरे धीरे करके इस सेकेंड वाला सेगमेंट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी ये भी व्हाई डेमोक्रेसी, इसको लेके भी मेघालय की वही स्कूल में डिस्कशन चल रहा था। मेघालय के स्कूल के अंदर जो मैडम थे उनके क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था कि डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे ही डिस्कशन होने के बाद हम देखेंगे उसके फेवर में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी में अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट हो सकता है और डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में अगेंस्ट में। तो देखिए तो मेघालय के स्कूल में लिंगडो मैडम की क्लास में यही डिस्कशन चल रहा था। पहले डिस्कशन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने इलोंडा, जेनी, रिबियंग, पोइमन, रोज, ये सारे लोग अपना अपना जो मत है, अपना अपना का जो सोचते हैं वो लोग क्यों डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट है, कि कई स्टूडेंट सोचता है कि डेमोक्रेसी उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो ये सारे जो है उन्होंने डिस्कशन किया और मैडम ने बोला यही जो डिस्कशन हमने किया, ये जो तुम लोगों ने हर एक अपने जो इंसान, जो स्टूडेंट जो भी सोचता हो अपने तरीके से आपने बोले, मैंने सुना, मैं आपको नहीं टोका, आपको रोका नहीं, मैं बैठ के आप हर एक स्टूडेंट की बात सुने, उनका जो सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उसको हम मान्यता दिए। हम हर एक इंसान को बात ये सुनना, फिर जाके डिसीजन लेना, फिर व्हाई डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बोलना, ये जो प्रोसीड्योर है, ये हर एक इंसान की बात को सुनना, ये भी एक तरीके का डेमोक्रेसी है कि हम डेमोक्रेटिक वे में, हम पढ़ाई भी डेमोक्रेटिक वे में करते हैं, इसलिए हर एक स्टूडेंट की बात हम सुनते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं, उसके दिमाग में जो चल रहा है, उसका जो सोच है वो एक्सप्रेस करने की मौका हम लोग देते हैं। ये भी एक तरीके का डेमोक्रेसी है। तो यही चीज़ उस क्लास के अंदर डिस्कशन हो रहा था। फिर हम धीरे धीरे करके उसको आगे लेके जाएंगे और अब हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पहले आर्गूमेंट करेंगे, फिर डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गूमेंट करेंगे और लास्ट में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो पहला जो लूप होल्स है, जो पहला दिक्कत है वो क्या है, इंस्टेबिलिटी।
डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हर 5 साल या 5-6 साल के बाद एक इलेक्शन होता है, जिसमें जो लीडरशिप चल रहा था वो अगर इलेक्शन में हार जाता है तो उसको हट जाना होता है, कोई दूसरी लीडरशिप आ जाता है। तो इसमें एक क्या होता है, इसमें इंस्टेबिलिटी होता है। जो लीडर्स 5 साल के अंदर प्लान करके कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो उस लीडरशिप को 5 साल के बाद इलेक्शन हारने के बाद हट जाना है। तो ये एक डेमोक्रेसी के अंदर ये जो लीडर चेंज होने का जो सिस्टम है हर 5-6 साल के बाद, ये एक तरीके का इंस्टेबिलिटी लेके आता है पॉलिटिकल लेवल पे। फिर कंसल्टेशन टेकन फ्रॉम सो मेनी पीपल, इट्स लीड्स टू डिले टू इम्प्लीमेंट एनी डिसीजन। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि डेमोक्रेसी में होता है कि जो पार्टी रूल कर रहा है, जो पार्टी अपोजिशन में बैठा हुआ है, बाकी जो एलाइड पार्टी है, इन सारे पार्टी का जो मेंबर्स है, जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इन सारे लोगों की बात सुनना पड़ता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के बात को अलग से सुनो। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की बात को एक साथ सुन के फिर डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छे डिसीजन लेने में भी कभी कभार देर हो जाता है, लेट हो जाता है। तो ये एक दिक्कत है। तो ज़्यादा कंसल्टेशन करने के चक्कर में हमें डिसीजन इम्प्लीमेंट करने का टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा देर हो जाता है। फिर नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल बाद 6 साल बाद इलेक्शन होता है, तो इसमें मोरल उतना नहीं रहता है। हर एक पार्टी क्या सोचता है कि हर 5-6 साल बाद हमें कैसे इलेक्शन जीतनी है। उसमें अगर इमोरल काम करके हमें लोगों को खुश करना है, जैसे कि फ्री वीज़ देना, लोगों के पॉकेट में पैसा बांटना, लोगों के बीच में पैसा बांटना, ये सारे जो इमोरल जो काम होता है, ये हर एक पार्टी सोचता है कि जैसे तैसे करके हम वोट को मैनिपुलेट करने के लिए, जो पब्लिक को खुश करने के लिए, शायद वो पब्लिक के लिए वो डिसीजन अच्छा ना हो, लेकिन पब्लिक इनिशियल स्टेज में खुश हो जाता है। तो इसीलिए लोग पॉलिटिकल पार्टी मोरल को पीछे रखते हुए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पावर प्ले होता है और मोरल को पीछे रखते हुए बहुत सारे काम किया जाता है। ये भी डेमोक्रेसी का दिक्कत है। और क्या दिक्कत है, और दिक्कत है ये इलेक्टेड लीडर्स अनअवेयर ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। देखिए, ये थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए हम लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है डॉक्टर जयशंकर जी। वो एक पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं, ये डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं, फॉरेन अफेयर्स कैसे मैनेज होते हैं उसके बारे में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनको। तो वो एक दिग्गज आदमी है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वो जब इस पोस्ट के ऊपर काम करेंगे, एज ए एक्सपर्ट काम करेंगे। लेकिन कभी कभार पहले की सरकार में क्या होता था, 2014 से पहले जो सरकार आया था उसमें क्या होता है, जिसके जो इंसान इलेक्शन में तो जीत के आया, लेकिन उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे चलता है, डिप्लोमेसी कैसे चलता है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत बार ऐसा दिखा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। तो तब क्या होता है, तब दिक्कत ये होता है कि जो पॉलिटिकल आदमी जो उस पोजीशन में बैठा है फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में उसको कुछ नॉलेज है ही नहीं। तो लोग के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए, उसके ऊपर उसका कोई नॉलेज है ही नहीं। तो वो सही डिसीजन कभी कभार नहीं ले पाते। तो ये एक डेमोक्रेसी का एक दिक्कत तो है। फिर 5वां दिक्कत क्या है, करप्शन। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अगर हर 5 साल में आपको इलेक्शन जीतनी है तो आपको कुछ ना कुछ करप्शन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना भी खर्चे की बात होता है, क्योंकि आपको कैंडिडेट के पीछे खर्चा होना है। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कोई बिजनेसमैन या तो कोई बड़ा आदमी या तो कहीं ना कहीं से आना चाहिए पैसा। तो पैसा कैसे आएगा, तो पैसा तो अगर एकदम सही तरीके से आप काम करोगे तो उतना पैसा तो आपके पास आएगा नहीं कि आप 5 साल के बाद, हर बार 5 से 7 साल के बाद आपका इलेक्शन जो कैंपेन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अनफेयर मीन्स करना पड़ता है, थोड़ा बहुत करप्शन हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी करप्शन हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक दिक्कत है, क्योंकि करप्शन नहीं करेंगे तो उतना पैसा तो आपके पास आएगा नहीं कि हर 5 साल के बाद आप इलेक्शन कैंपेन सही तरीके से कर पाओ। ये भी एक दिक्कत है। फिर लास्ट प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके पास आए, वोट मांगे, उनको हाथ में पैसा थमाया, कुछ रेशन के कुछ खाना पीना दे दिया, कुछ
और दे दिए, तो ऐसे करते हुए वोट ले लेते। तो कभी कभार ऐसे पोजीशन, ऐसे दिक्कत हो जाता है कि जो आम लोग हैं उसके दिमाग में उतना पॉलिटिकल नॉलेज है नहीं, वो जो लीडर उसको बहला के फुसला के उसको समझा दिया, कुछ गलत सलत समझा दिया, उसको वोट कर देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आम जो लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो गलत डिसीजन लेते हैं खुद के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर उनके लिए सही नहीं है, उसी को वोट दे देते हैं, उसी को वोट दे के चुन के लेके आ जाते हैं। तो ये कभी कभार ये भी डेमोक्रेसी का दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे ये फ्री बीस चलता है, तो उसके वजह से बहुत सारे स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये पब्लिक वोट दे देता है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि फ्री बीस कभी भी आपको, जब जो फ्यूचर जनरेशन आपके आने वाले हैं उसको हेल्प नहीं करता है कहीं पे भी। तो ये जो नॉर्मल पब्लिक है वो फ़िलहाल के टाइम में मतलब इंस्टेंट कुछ पैसा हाथ में आ रहा है ये सोच के वोट दे देता है, जो उनके लिए सही नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी का ये भी दिक्कत है कि लोग हमेशा सही डिसीजन नहीं लेते। जो जिनके पास डिसीजन लेने की पावर दिया हुआ है, जो आम लोग हैं, जो पॉलिटिकल, जो नॉर्मल सिटीजन है, वो भी कभी कभार गलत डिसीजन लेते हैं। अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है ये समझ नहीं पाते। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए आर्गूमेंट, मतलब डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, हर एक देश डेमोक्रेसी को अपनाना क्यों चाहते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। डेमोक्रेसी का जो पहला एडवांटेज है, यहाँ पे गवर्नमेंट ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनता है वो हर काम के लिए उसको हिसाब देना पड़ता है। पहले तो पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन उसको हिसाब मांगेंगे, फिर अपोजिशन हिसाब मांगने के बाद जो बाहर जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से हिसाब मांगेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट से हिसाब मांगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर आपकी बातों के, आपका जो इलेक्शन कैंपेन है उसके साथ मैच नहीं होता है, तो अगले 5 साल बाद आप इलेक्शन हार भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनता है वो मोर अकाउंटेबल रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का अकाउंटेबिलिटी हमें लेना है, और उसका जो सही और गलत जो भी इफेक्ट होगा उसका दायित्व भी हमारा है, और लोगों को समझानी भी है हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों का प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था बहुत साल पहले, जब 1958-1961 में चाइना में भी, तब चाइना और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो लगभग सेम था। अब तो चाइना का इकोनॉमी बहुत बड़ा है इंडिया से, लेकिन तब चाइना और इंडिया का इकोनॉमी लगभग सेम ही था। लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रहा था, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी चल रहा था। तो उसी टाइम में 1958-61 के टाइम में चाइना के अंदर भी भुखमरी आया था, फेमाइन, और इंडिया के अंदर भी फेमाइन आया था। लेकिन चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी उस रूल कर रहा था, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, लोगों को कोई हिसाब नहीं देना था। तो वो ऐसे इस फेमाइन को अरेंज किया कि बहुत लोगों की मौत हो गया, भुखमरी और ज़्यादा फैल गया। ये सारी चीज़ चाइना के अंदर हुआ। लेकिन उस टाइम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी था, लोगों को, पब्लिक को हिसाब देना था। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे तरीके से काम किया कि भुखमरी भी कंट्रोल में आ जाए, खाने पीने का दिक्कत भी कंट्रोल में आ जाए, और अपना जो फसल है उसको भी हम लोगों के अंदर इक्वल तरीके से बांट पाए कि हर एक इंसान ज़िंदा रह पाए। तो इसीलिए उस टाइम फेमाइन होने के बावजूद इंडिया के अंदर जितने लोगों की मौत हुई उससे कहीं ज़्यादा मौत चाइना के अंदर हुआ। ठीक है, इसीलिए एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव तो करता ही है। कैसे करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ डिसीजन लेते हैं। तो किसी एक का डिसीजन नहीं होता है कि एक का डिसीजन में चांसेस ये होता है कि वो गलत हो जाए, लेकिन वो जब डिसीजन लेता है उसके पीछे बहुत सारे लोग रहता है कि वो पहले डिस्कस करते हैं कि ये इस जो हालत अब फिलहाल के टाइम में हमारे पास है, इस हालत को हम कैसे डील करें, कैसे इस हालत को हम सही करें, इसके पीछे क्या क्या चांसेस होता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कि कौन से डिसीजन हम ले सकते हैं, इनमें से कौन सी अच्छा डिसीजन होगा, कौन सा डिसीजन सबसे अच्छा होगा, कौन सा परफेक्ट होगा। ये सारे चीज़ डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कशन होता है, और एक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग पावर आता है। डेमोक्रेसी एक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, ये है दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, हर एक देश के अंदर बहुत सारे कल्चर के, बहुत सारे भाषा के, जैसे कि भारत के अंदर ही मान लीजिए, हर एक स्टेट के अंदर हर एक भाषा है, उनकी उन सारे लोगों की कल्चर अलग है, उनका पूजा पाठ की तरीका,
उनका बात करने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। लेकिन फिर भी हम लोग हम देश, ये जो इंडिया देश, भारत देश एक साथ रहते हैं, सारे लोग मिलके एक साथ रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है, बंगाल का अलग कल्चर है, नीचे साउथ का, तमिलनाडु का अलग कल्चर है, लेकिन हम सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं। जब भी मुसीबत आते हैं देश के ऊपर, हम मिलके एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब जितना भी आपके अंदर डिफरेंस हो, जितना भी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन डेमोक्रेसी क्या करता है, हम सबको लेके एक जगह पे लेके आता है और मिल के बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हम जितना भी कल्चर अलग हम लोगों की अलग है, हम जितना भी भाषा अलग हो, जितना भी रहने का तरीका अलग हो, लेकिन हम लोगों को एक ही चीज़ कॉमन है जो हम लोगों की सबसे सर्वोपरि है, वो है भारत देश और भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश की डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी हम हर एक लोगों को, हर एक कल्चर को मेंटेन करते हुए एक साथ रहने का पावर देता है। तो ये है डेमोक्रेसी का तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए, जहाँ पे लोगों को सरकार चुनने की आज़ादी हो, लोगों की अपने बात कहने की आज़ादी हो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हो और रूलिंग पार्टी को हराने की भी आज़ादी हो वोट देके, तो वहाँ पे जो आम इंसान है उसका जो डिग्निटी है, जो सिटीजन है उसका जो डिग्निटी वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो डेमोक्रेसी आम लोगों की जो डिग्निटी है उसको भी इन्हांस करने की क्षमता देता है, आम लोगों को देता है। ठीक है। और लास्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, वो है डेमोक्रेसी अलाउस आस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यानी डेमोक्रेसी जो है वो अपना जो मिस्टेक है, यानी हम मान लीजिए एक बार एक वोट देके जो गवर्नमेंट चुन के लाए, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हम डेमोक्रेसी क्या पावर देता है, हमें ये पावर देता है अगले 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा, या तो 6 साल बाद, या तो जब भी इलेक्शन हो, हम उस गवर्नमेंट को हटा सकता है, वोट देके उसको हरा के अपने सत्ता से उसको हटा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी लोगों को सरकार चुनने की और अपने मिस्टेक जो है उसको करेक्ट करने की परमिशन देता है। ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो आदर जितना भी फॉर्म गवर्नमेंट हो, जैसे कि मोनार्की होता है एक गवर्नमेंट का फॉर्म, फिर डिक्टेटरशिप होता है, जितना भी गवर्नमेंट का फॉर्म है उनमें से डेमोक्रेसी इसलिए सबसे बेस्ट है। इन सारे रीज़न के वजह से डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट का फॉर्म हो उसमें से डेमोक्रेसी इन 5 कारणों की वजह से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वही चीज़ किताब में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हमने लोग डेमोक्रेसी के सिंपल जो डेफिनेशन है उसको जान लिए, और डेमोक्रेसी का जो फीचर्स है जो उसके बारे में जान लिए, और डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गूमेंट भी कर लिए, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट कर लिए, और इस 2 आर्गूमेंट को टैली करते हुए हमें ये भी देख लिए कि डेमोक्रेसी क्यों बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा होता है। और इसी वजह से हर एक देश खुद को डेमोक्रेसी कहना चाहता है या तो शो करना चाहता है। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा है, हमारे भारत, प्यारा भारत सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और सबसे पुराना डेमोक्रेसी कौन सा है, वो है यूएसए, क्योंकि यूएसए देश पहले बना था और डेमोक्रेसी उसमें पहले आए थे। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत का ही है। और ऐसे यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक वे में सब कुछ फॉलो करता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है उनको। लेकिन बहुत सारे देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फिर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सारे देश के अंदर कहीं डिक्टेटरशिप चलता है, कहीं आर्मी रूल चलता है, कहीं एक ही पार्टी का रूल चलता है, कहीं सऊदी अरब के अंदर जैसे कि एक ही फैमिली का रूल चलता है, मोनार्की चलता है। लेकिन ये सारे देश कहीं ना कहीं वोट को एग्जिबिट करता है, कि वोट को कंडक्ट करवाता है और बोलता है कि हम भी डेमोक्रेसी है। ये भी खुद को एज ए डेमोक्रेसी शो करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग सारे डेमोक्रेसी है नहीं, डेमोक्रेसी बहुत ही कम है, प्रॉपर डेमोक्रेसी बहुत ही कम है दुनिया के अंदर। लेकिन ये सारे लोग खुद को डेमोक्रेसी शो करना चाहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इतना लोगों के अंदर इतना फेवरेट है कि हर देश अपने हर एक देश की गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलना चाहता है। क्योंकि इसके पीछे ये जो पाँच जो रीज़न है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिए थे 5 रीज़न। यही 5 रीज़न है जहाँ पे लोगों को अपनी क्षमता दिया जाता है, अपनी ह्यूमन राइट्स
कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज है उसको वैल्यू किया जाता है, ये दिखाना चाहता है हर एक देश। तो ये हो गया डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे डेमोक्रेसी को इवॉल्व किया गया है। यानी आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी चल रहा है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी देखिए एक देश के अंदर जितना भी लोग हैं वो हर एक लोगों से अब अलग से अब उसका जो ओपिनियन अगर लोग हैं तो अब कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर 140 से 150 करोड़ के बीच लोग रहते हैं। तो इन सारे लोगों से आप ओपिनियन लोगे तो कभी भी आपका जो काम है वो पूरा होगा नहीं, क्योंकि ओपिनियन लेते लेते ही पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी का एक इवॉल्व वर्जन है। कैसे? यहाँ पे लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको चुनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव यानी जो पॉलिटिकल लीडर उसको शासन करेंगे उस देश को, उसको एज ए वोट दे के उसको चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो जो कि इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को इवॉल्व करके हमने बनाया। तो ब्रॉडर मीनिंग में पहला पॉइंट यही है कि हमें आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ शुरू में ही ऐसा नहीं था, ये इवॉल्व होके बना। हमने डेमोक्रेसी को इवॉल्व किया, कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए और उसको आगे लेके जाना चाहिए, वो इवॉल्व करके हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाए। और उसके बाद क्या देखना है हमें, दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो फॉर द एवरी पीपल टू प्रैक्टिस एंड मेंटेन इन हिज और हर लाइफ। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, डेमोक्रेसी हर एक इंसान के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में जो सबसे बड़ा इंसान है एज में, अगर मान लेते हैं वही अपने फैमिली में वही डिसीजन लेता है, हर काम में वही डिसीजन लेता है, घर का खर्चा कितना होगा, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस टॉपिक के ऊपर घर के अंदर डिस्कशन होगा, हम टीवी में कौन सी प्रोग्राम देखेंगे, ये सारे चीज़ अगर कोई घर के एक ही इंसान डिसीजन लेता है तो घर के जो बाकी औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनका कोई भी बात नहीं सुना जाता है, तो उस घर के अंदर हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान के एक सिमिलर वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, हर इंसान की बात नहीं सुना जाता है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट मेंटेन करेगा ऐसा नहीं है, घर में हम फैमिली के अंदर हमें मेंटेन करनी है, स्कूल के अंदर मेंटेन करनी है, कॉलेज के अंदर मेंटेन करनी है। कैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे कि मेघालय के अंदर एक स्कूल था, उसमें एक मैडम था, वो जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो अपने जो राय है एक टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन के थ्रू सामने रखता है। तो हर एक स्टूडेंट की बात सुना जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो अगर मान लीजिए स्कूल में जाके टीचर ही कहे, वही बोले, वही समझाए, किसी के बात ना, कोई स्टूडेंट के डाउट क्लियर ना करे, उसकी बात ना सुने, तो एक तरीके हम बोल सकते हैं एक तरीके के उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ये जो है ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको मानेंगे हम, उसके बाद कोई आम लोगों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हम जब रास्ते में चलते हैं वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को मानना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कमज़ोर हो, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हेल्प करना चाहिए। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी ऐसे ही डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए अब क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी तो हर एक देश होता है, लेकिन डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, डेमोक्रेसी में नो कंट्री इज़ परफेक्ट इन डेमोक्रेसी। मान लीजिए आज से 50 साल पहले 1990, उसके पहले चले जाइए 1970, भारत, देखिए डेमोक्रेसी का एक बहुत सारे फीचर होता है। डेमोक्रेसी का एक और भी फीचर होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी इंसान खाली पेट ना सोए, हर इंसान के पास पैसा हो, जॉब हो। लेकिन आज से 10 साल पहले कि 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले भारत के अंदर जितना गरीबी था आज के टाइम में उतना नहीं है। लेकिन हम गरीबी एकदम मिटा पाए ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे स्टेट में अभी भी गरीबी है, बहुत सारे एरिया में अभी भी बिजली नहीं पहुंचा है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक स्टेट के हर एक घर के अंदर बिजली होनी चाहिए, उसके अंदर काम जॉब होना चाहिए। लेकिन हर एक फैमिली के पास फ़िलहाल के टाइम में जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, सबके पास ज़मीन नहीं है। ये सारे चीज़ जो है, जो आज से 20 साल पहले जाएंगे तो गरीबी और ज़्यादा था।
जॉब अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा था, भुखमरी और ज़्यादा था, हेल्थ सेक्टर में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट उसका क्वालिटी भी बहुत कम थे। ये सारी चीज़ आज से 20 साल पहले था, लेकिन आज के टाइम में हमने एडवांसमेंट किए हैं, अपना ग्रोथ किए हैं, हम डेमोक्रेसी के रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए खुद को डेवलप किए हैं। अगर तब 100 में से डेमोक्रेसी में अगर हमें 50 मिलता था, आज हमें 70-80 मिल रहा है एग्ज़ाम में। मान लेते हैं डेमोक्रेसी एग्ज़ाम है, उसमें 100 नंबर की एग्ज़ाम है, 20 साल पहले हम लोगों का नंबर 50-60 आता था, अब आ रहा है 70-80। लेकिन हम परफेक्ट नहीं है, हम 100 में से 100 नहीं है, हमें और भी डेवलपमेंट करनी है डेमोक्रेसी के फील्ड में। कोई भी देश डेमोक्रेसी में परफेक्ट नहीं हो सकता, हमें उसमें उस डेमोक्रेसी फील्ड के अंदर हमें और भी डेवलपमेंट करनी है। भारत के अंदर अभी भी फ़िलहाल के टाइम में भी बहुत सारे ऑनर किलिंग होता है, जहाँ पे दो अलग जाति के लोग, एक लड़का एक लड़की शादी कर लेते हैं तो घर वाले उनको मार देते हैं कि उनको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसा चीज़ अभी भी कास्ट के बेसिस में इंडिया भारत के अंदर हो रहा है। कास्ट तो छोड़ दीजिए, अपर क्लास लोअर क्लास ये तो छोड़ दीजिए, अपर क्लास के अंदर दो अलग अलग कास्ट है, तो उनके बीच में भी शादी कहीं नहीं होता है। अगर होता है तो फैमिली का प्रेशर आ जाता है या तो कुछ और आ जाता है। तो ये सारी चीज़ अभी भी देश के अंदर है। तो ये सारी चीज़ 20 साल पहले जितना था आज कम है, लेकिन हमने एडवांसमेंट किए हैं, लेकिन अभी तक परफेक्ट नहीं बन पाए। परफेक्ट कोई देश होता भी नहीं है। तो हमें ये जो डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है उसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, अपने फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट करना, अपने समाज के अंदर इम्प्लीमेंट करना, अपने स्कूल कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना, और उसका जो इवोल्यूशन है उसको समझना, और गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी और नॉर्मल जो डेमोक्रेसी है उसको डिफाइन करना, डेमोक्रेसी को कैसे हम और गुड से बेटर से बेस्ट बनाएं, उसको ऊपर काम करना। फिर धीरे धीरे करके आज हम जिस स्थिति पे खड़े हैं उससे भी कैसे जितना जल्दी हम डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना। ये सारे चीज़ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो यानी लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी इज़ द बेटर देन अदर ऑप्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये सारे परफेक्ट तो हम नहीं बन सकते डेमोक्रेसी के, इसका मतलब ये नहीं है हम डेमोक्रेसी को छोड़ देंगे। हम डेमोक्रेसी को पकड़ के रखेंगे और उसके ऊपर काम करके उसको और डेवलप करेंगे देश के अंदर, ज़िंदगी के अंदर और अपने सोशल लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है और बेस्ट है। हमें रहना है डेमोक्रेसी के अंदर ही और उसको धीरे धीरे करके अपग्रेड करती रहनी है। जैसे जैसे करके हम डेवलप करेंगे और इसको भी अपग्रेड करते रहेंगे। तो ये है क्लास 9 स्टैंडर्ड की NCERT की पॉलिटिकल साइंस का किताब की पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके ऊपर इसके बाद बाकी जो 4 चैप्टर है उसको भी एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो सारे चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, उसको लेके हम बाद में अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा, उसमें हम रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ऐसे करते हुए हम धीरे धीरे करके 9 स्टैंडर्ड की जो भी पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है उसको ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की क्लासेस आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।